अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम MTS 641 के फाइनल टर्म की तैयारी के हिसाब से मैं आपको थोड़ा गाइड करूँगा। तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सी बुक है, मतलब पेचीदा सी बुक है। तो इसके जो हैंड आउट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो भी इनकम्प्लीट हैं, तो उनमें मुकम्मल प्रूफ भी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा एग्जाम्पल भी नहीं है, तो सिंपल सिंपल जस्ट इनमें थ्योरम्स लिखी हुई हैं और उनको प्रूव किया गया है। ठीक है, तो इसके एक किस्म के आप ये कह लेंगे इसकी कंप्लीट हैंड आउट्स तो नहीं है। ठीक है, लेकिन जो प्रोवाइडेड हैं उन की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन थ्योरम की स्टेटमेंट को कैसे अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा यहाँ पे जो एग्जांपल्स दी गई हैं, एग्जांपल्स कम ही हैं इन हैंड आउट्स में, लेकिन जो दी गई हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो मेन इस वीडियो का यही मकसद है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं, और यहाँ पे जो इसमें थ्योरम्स है ना, तो उनको आपने कैसे याद करना है, उनको कैसे अंडरस्टैंड करना है, तो आप कैसे उनको माइंड में रखेंगे ताकि सारे थ्योरम्स आपस में मिक्स ना हो पाए। तो बेसिकली इस वीडियो का मकसद यही होगा। इसके बाद एक दो मैं वीडियो और अपलोड करूँगा, जिसमें एक वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँगा और एक मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बनाऊँगा। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी देख लें, ताकि ये वीडियो आपको पता चल जाए कि यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये वीडियो मॉड्यूल नंबर 63 से स्टार्ट हो रही है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, इससे पहले हमने ज़ीरो ऑपरेटर पढ़ा था। ज़ीरो ऑपरेटर का क्या मतलब था कि आप जब वो ऑपरेटर अप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर तो वो आपके पास ज़ीरो बन जाता है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करेगा, आपकी मैट्रिक्स को यूनिट बना देगा। ठीक है, यानी कि वो उसको आपको वन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट यही चीज़ है कि आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, एक मैट्रिक्स है आपके पास ये वाला। ठीक है, इसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसको आप कहते हैं ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद ये सिंपल फार्मूला जो कि आप ऑलरेडी यूज़ करके आते ही रहे हैं, AX इक्वल टू वाई होता है। ठीक है, तो सिंपल वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है टी इज़ लीनियर। टी इज़ लीनियर बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक। ठीक है, तो टी लीनियर क्यों है, क्योंकि उसकी ये दो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हैं कि एक्स का माड इसकी इक्वल होता है। ठीक है, और वाई का माड इसकी इक्वल होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आगे इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। उसके बाद वाई को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि आपके पास जो ऑपरेटर है टी, वो एक्स के ऊपर ऑपरेट हुआ, वो इक्वल आ गया वाई के। और यहाँ पे सिंपल जो वाई की हमने डेफिनेशन लिखी है, इसने वही इसको रिपीट किया है। ठीक है, तो इसका स्केयर आपके पास, जब इसका स्केयर लेंगे ना, तो यहाँ से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम हुआ है, इसका स्केयर यहाँ पे इसकी इक्वल आ गया। ठीक है, सेम वही बात है, जस्ट समझने वाली बातें हैं यहाँ पे एक दो। तो बाकी ये वाला जो लास्ट वाला फार्मूला है, ये फार्मूला आपने याद रखना है कि टी एक्स आपके पास इक्वल होता है किसी भी एक नंबर सी। ठीक है, सी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट के लिए गया है, और एक्स के कंजुगेट के। ठीक है, कंजुगेट नहीं, सॉरी, ये मॉड्यूलस का ऑपरेटर है। तो किसी भी नंबर सी से वो लेस दैन आर इक्वल टू होता है। ठीक है, यहाँ पे लेस दैन आर इक्वल टू की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, तो ये वाली आपने यहाँ से याद कर लेनी है। बाकी टॉपिक नंबर 65 में आपके पास एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है, इफ़ अ नॉर्म स्पेस एक्स इज़ फिनाइट डायमेंशनल, कि अगर आपके पास जो नॉर्म स्पेस है, नॉर्म स्पेस हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ी है, वो आपके पास फिनाइट डायमेंशनल है, तो फिर क्या होगा, देन एवरी लीनियर ऑपरेटर ऑन एक्स इज़ बाउंडेड। ठीक है, इसको सिंपल अल्फाज में आपको अगर मैं बताऊँ तो इसको कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक नॉर्म स्पेस है एक्स और वो फिनाइट डायमेंशनल है, ठीक है, उसकी डायमेंशनल जो है वो फिनाइट है, तो फिर उसके ऊपर जो लीनियर ऑपरेटर होगा वो आपके पास बाउंडेड होगा। बाउंडेड होने का क्या मतलब है कि उसके लिए आपके पास एक लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जिसको हम सुप्रीमियम बोलते हैं। तो इसका प्रूफ छोटा सा है। ठीक है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने एक्स को लिया कि ये आपके पास फिनाइट डिमेंशनल है। ठीक है, इसकी डायमेंशन आपके पास फिनाइट है, तो हमने कोई भी नंबर n ले लिया इसकी डायमेंशन के इक्वल। ठीक है, तो जब हमने इसकी डायमेंशन n लिया ना, तो हमारे पास इसके बेसिस क्या आ जाएंगी, E1 E2 E3 अप टू En। ठीक है, हमने इसको फिनाइट ले लिया है। ठीक है, फिनाइट डायमेंशनल ले लिए एक्स को, और अब हम इसको प्रूव करेंगे कि इसके ऊपर हम अगर लीनियर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो बाउंडेड होगा।
हमने कोई भी नंबर x ले लिया उस कैपिटल X सेट से, ठीक है, और x आपके पास ऐसे डिफाइंड है, ठीक है, एप्सिलॉन जे और ई के सबस्क्रिप्ट में जी है, ठीक है। इस तरह से हमने ले लिया। अब इसके ऊपर हमने वो टी वाला ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, ठीक है। टी ऑपरेटर जब अप्लाई किया तो सेम इसी डेफिनेशन के ऊपर हमने टी लीनियर, ये देखें, ये ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो इस ऑपरेटर की डेफिनेशन के मुताबिक ये आपके पास ये इक्वल होगा इसके, ठीक है। अब यहाँ भी हमारे पास ये टर्म कंस्ट्रक्ट थी, ये ऑपरेटर से पैर आ गई, ऑपरेटर जस्ट इसके ऊपर अप्लाई हुआ, ठीक है। तो ये लेस देन और इक्वल टू का साइन क्यों आया, क्योंकि हम माड को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो माड को ओपन करने के लिए आपके पास, आपको पता है एक प्रॉपर्टी आपके पास होती है एक्स वाई, अगर आपके पास एक ही माड में है ना, तो अगर हम उनको अलग अलग करेंगे, ठीक है, एक्स का माड अलग लिखेंगे और वाई का माड अलग लिखेंगे, तो आपके साथ लेस देन और इक्वल टू का साइन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज़ किया है, ठीक है। और फिर कहता है कि आपके पास ये जो अब ऑपरेटर आया है, इसकी आपके पास डायमेंशन n आ गई, ठीक है। तो n टाइम्स आपके पास टी ऑपरेटर ये वाला प्लस टी ऑपरेटर टी मतलब T2 प्लस T3 अप टू Tn, ठीक है, Tn तक इसकी डायमेंशन आ गई, ठीक है। तो ये क्योंकि हमने ये फाइनाइट डायमेंशन लिया था, इसलिए हमने इसकी डायमेंशन n ली थी, तो इसलिए इसके पास इसकी बेसिस ये आ गई, ठीक है। इससे अब हम टी को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखें टी को कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास ये चीज़ आ गई है, ठीक है। तो देखें टी हमने जो ऑपरेटर लिया है ना, उसको आप कोई भी कंस्ट्रक्ट सी लिख सकते हैं, तो इसको सी लिखा, बाकी हमने इसको एक समीशन में लिख लिया। तो देखिए हमारे पास ये एक बाउंडेड आ गया। बाउंडेड अब कैसे है, देखें हमारे पास ये वाला ऑपरेटर है ना, हमने इस डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, और ये हमारे पास लेस देन, सॉरी यहाँ पे लेस देन का साइन आता है, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू आ गया है सी और इससे, ठीक है, कि किसी भी कंस्ट्रक्ट सी से ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके ये लेस देन आ गई, यानी कि इसकी एक हमारे पास एक अपर बाउंड आ गई है। तो अपर बाउंड आ गई है तो इसका मतलब ये आपके पास एक बाउंडेड ऑपरेटर आ गया है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे टी की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल प्रोसेस, आप ये 1/c हो जाएगा, तो सी को दूसरी साइड पे लेके जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास टी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 65 में आपके पास कंटिन्यूटी और बाउंडेडनेस के ऊपर एक थ्योरम है। तो ये थ्योरम आपको क्या कहता है कि आपने एक ऑपरेटर लिया टी जो कि आपके पास जिसकी डायमेंशन है, सॉरी डोमेन है टी, और वो आपके पास वाई तक जा रहा है, ठीक है। बी है लीनियर ऑपरेटर, ये आपके पास लीनियर ऑपरेटर है, वेयर डोमेन ऑफ टी आपके पास सबसेट है एक्स का, और एक्स वाई आपके पास दोनों नॉर्म स्पेस हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास जो आपने टी आपने लिया है ना, कि आपके पास कंटिन्यूस होगा इफ़ एंड ओनली इफ टी आपके पास बाउंडेड है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपने इसको याद रखना है। बाकी इसका प्रूफ काफ़ी लेंथी है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उस बाद टॉपिक नंबर 66 में इसकी आगे एक कॉलरली बयान की गई है। तो उसमें क्या कहता है, अगर आपने एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर लिया है ना, तो फिर आप कोई भी दो एलिमेंट लें x1 x2 जो कि उसकी डोमेन से एग्जिस्ट करते हों। तो अगर आपके पास xn जो है वो x को अप्रोच करे, और जो आपने ऑपरेटर लिया tnx वो आपके पास tx को अप्रोच करे, तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास द नल स्पेस एन टी इज़ क्लोज। तो नल स्पेस आपके पास एक तो क्लोज होगी, ठीक है। सेकेंडली आपके पास ये चीज़ हो जाएगी। तो ये सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक्स एन एक्स को अप्रोच कर रहा है और टी एन एक्स आपके पास टी एक्स को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या चीज़ बनेगी, यहाँ पे देखें, इसको अप्रोच कर रहे हैं तो टी एन एक्स मैंने टी एक्स लिया, ठीक है। अब इसको अप्रोच कर रहे हैं तो इस टी एन एक्स माइनस टी एक्स जब लिया तो ये आपके पास जीरो के इक्वल आना चाहिए। जीरो के इक्वल लाने के लिए हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, टी को कॉमन लिया, बाकी ये चीज़ आ गई। अब ये लेस देन और इक्वल टू का साइन क्यों है, क्योंकि हमने माड की प्रॉपर्टी को यूज़ किया, दोनों माड को अलग किया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब ऑपरेटर तो आपके पास जीरो तो ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर तो आपके पास लीनियर ऑपरेटर है, तो जस्ट ये आपके पास ये वाली जो टर्म है ये आपके पास इक्वल जीरो की होगी। तो जब ये इक्वल जीरो की होगी तो इसका मतलब है आपके पास एक्स एन अप्रोच कर रहा है एक्स को, ठीक है। तो ये इसने नीचे लिख दिया है कि एक्स एन आपके पास एक्स को अप्रोच कर रहा है। सेकेंडली बी पार्ट में क्या कहता है कि आपके पास नल स्पेस जो है वो आपके पास बाउंडेड होगी। तो इसका प्रूफ थोड़ा सा इजी है, ठीक है, कंपेरेटिवली उसके। तो इसमें देखें हमने नल स्पेस को लिया और हमने शो करना है कि ये आपके पास बाउंडेड है, ठीक है। हमने नल स्पेस को ले लिया
और कोई भी हमने एटम ले लिया एक्सन, ठीक है, उसका एलिमेंट ले लिया सच दैट एक्सन आपके पास उस नल स्पेस का एलिमेंट है, ठीक है। प्लस आपके पास सेकेंडली कंडीशन क्या है कि आपके पास एक्स एन आपके पास एक्स को अप्रोच कर रहा है। तो फिर हमने जो पार्ट ए में प्रूव किया है कि टी एन एक्स आपके पास टी एक्स को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये जो एटम लिया है ना, एलिमेंट लिया है एक्स एन, तो ये आपके पास टी एन एक्स आपके पास इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के, ठीक है। जब ये इक्वल ज़ीरो के होगा तो आप यहाँ पे देखें ऑपरेटर तो ज़ीरो की इक्वल नहीं हो सकता, तो एक्स आपके पास इक्वल ज़ीरो के हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब ज़ीरो के इक्वल हो गया तो इसका क्या मतलब, आपके पास एक अपर बाउंड आ गई है, तो ये इसका मतलब ये आपके पास क्लोज्ड है। उसके बाद टॉपिक नंबर 67 है, तो इसमें आपके पास इक्वल ऑपरेटर को बयान किया गया है कि आपके पास एक दो ऑपरेटर हैं, एक T1 है और एक T2, दो ऑपरेटर हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ऑपरेटर कब होंगे, जब इनकी डोमेन इक्वल होगी, ठीक है। फर्स्टली इनकी डोमेन इक्वल हो, सेकेंडली आपके पास जो इस T1 का एलिमेंट है, T1 की डोमेन का एलिमेंट है, वो आपके पास T2 की डोमेन के इक्वल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ T1 और जो ऑपरेटर है आपने एक्स का वो आपके पास इक्वल आ जाए T2 के। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हों तो आप कह सकते हैं आपके दोनों ऑपरेटर जो हैं वो इक्वल होंगे। उसके बाद टॉपिक नंबर 68 में एक थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर टी है जिसकी डोमेन आपके पास अप्रोच कर रही है वाई को, ठीक है। बी अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर वेयर डोमेन ऑफ टी लाइज इन अ नॉर्म, ठीक है। उसकी डोमेन जो वो नॉर्म में है, ठीक है, नॉर्म स्पेस एक्स और वाई में है। तो ये आपके पास बनैक स्पेस बनेगी। बनैक स्पेस आपको पता है क्या चीज़ होती है, बनैक स्पेस आपके पास कंप्लीट नॉर्म स्पेस होती है। तो फिर क्या होगा, देन टी हैज़ एन एक्सटेंशन, तो टी को एक एक्सटेंशन मिलेगी जो कि आपके पास वाई को अप्रोच करेगी, वेयर टी टिल्डा इज़ अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर ऑफ नॉर्म, ठीक है। तो टी टिल्डा आपके पास इक्वल हो जाएगा टी के। तो बाकी इसका प्रूफ काफ़ी लेंथी है, आप इसको अगर करना चाहें तो कर लें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये प्रूव ना करें क्योंकि काफ़ी लेंथी है, इतने लंबे लंबे प्रूफ पेपर में नहीं आते। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 69 में है लीनियर फंक्शनल के हवाले से है। लीनियर फंक्शनल एफ इज़ अ लीनियर ऑपरेटर विद डोमेन इन अ वेक्टर स्पेस एक्स एंड अरेंज इन द स्केलर फील्ड के, ठीक है। लीनियर फंक्शन की अब यहाँ पे डेफिनेशन है, ऑपरेटर यहाँ पे ख़त्म हो गया, लीनियर फंक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन को आपने याद कर लेना है कि लीनियर फंक्शन क्या चीज़ होती है। लीनियर फंक्शन आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर ही होता है जिसकी डोमेन आपके पास वेक्टर स्पेस में होती है और रेंज किसी भी स्केलर फील्ड में होती है, ठीक है। तो आपके पास लीनियर फंक्शन बन जाता है। उसकी डोमेन यहाँ पे देखें, डोमेन आपके पास वेक्टर में है और रेंज आपके पास किसी भी स्केलर के में बन जाएगी, ठीक है। तो के आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इफ़ एक्स इज रियल तो आपके पास के जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा सी के, ठीक है। ये आपके पास लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है लीनियर फंक्शनल एफ विद डोमेन डी ऑफ एफ एंड अ नॉर्म स्पेस इज कंटिन्यूअस इक्वल एफ इज बाउंडेड। तो जब ये कंटिन्यूअस होगी तो ये बाउंडेड होगी। उसके बाद टॉपिक नंबर 17 में आपके पास फंक्शन जो है ऐसे फंक्शन को दिखाए गए जो कि आपके पास लीनियर ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। तो आपने इनको याद करना है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि आप एक एग्जांपल दें जो कि आपके पास फंक्शन तो है लेकिन लीनियर ऑपरेटर नहीं है, तो आपने ये वाली एग्जांपल दे देनी है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास टॉपिक नंबर 71 में ये एक दो एग्जांपल हैं, तो इनको अभी फ़िलहाल छोड़ दें, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये चीज़ें कराऊंगा। लीनियर फंक्शन की ये आपके पास एग्जांपल हैं, तो इनको आपने याद कर लेना है। सी ए बी है, एल स्केयर है और सी ए बी, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल आपने याद कर लेनी है कि ये आपके पास लीनियर फंक्शन की एग्जांपल है। उसके बाद डुअल स्पेस है। डुअल स्पेस क्या चीज़ होती है, अ सेट ऑफ लीनियर फंक्शन डिफाइंड ऑन अ वेक्टर स्पेस एक्स। आपके पास लीनियर फंक्शन है जो कि आपके पास वेक्टर स्पेस एफ में डिफाइंड है। तो कहते हैं अगर वो आपके पास जो वेक्टर स्पेस है ना, पूरी वेक्टर स्पेस एक्स है ना, वो अगर आपके पास अलजेब्रिक डुअल स्पेस एंड डोनेटेड बाय एक्स स्टार, तो पूरी वो आपके पास जो वेक्टर स्पेस बनेगी वो आपके पास डुअल स्पेस बन जाएगी और उसको हम एक्स सिंगल स्टार से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑपरेशन सिंपल सा है, सेकंड भी सिंपल सा है, तो आपने इनको देख लेना है। बाकी इतने लंबे प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। बाकी टॉपिक नंबर 73 में आपके पास आइसोमॉर्फिज्म की तारीफ है।
आइसोमॉर्फिज्म आपके पास क्या चीज़ होती है, आपके पास 1 to 1 एंड ऑन टू मैप होती है, ठीक है। उसके बाद डायमेंशनल स्पेस में आपके पास क्या चीज़ होती है, फाइनाइट डायमेंशनल मींस बेसिस विद हैव फाइनाइटली मैनी एलिमेंट। बाकी यहाँ पे ये वाला रिमार्क्स जो है, एवरी लीनियर फंक्शन डिफाइंड आना फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस, तो ये भी आपने देख लेना है एक दफ़ा। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम है लेट एक्स बी एन डायमेंशनल। अब एक्स की एन डायमेंशन है, वेक्टर स्पेस है, और एक्स स्टार आपके पास डुअल स्पेस है, ठीक है। एक्स सिंगल स्टार आपने याद रखना है कि डुअल स्पेस होती है। तो क्या कहता है कि डायमेंशन ऑफ एक्स स्टार कि उस डुअल स्पेस की डायमेंशन आपके पास इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ एक्स के, जो कि एन थी, ठीक है। उसके बाद टॉपिक नंबर 76 में एक लेमा है ज़ीरो वेक्टर के हिसाब से, लेट एक्स बी अ फिनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इफ़ एक्स नॉट बिलोंग करता है एक्स की हैज़ अ प्रॉपर्टी, आप उसको फंक्शन में ऑपरेट करें वो आपके पास इक्वल ज़ीरो को जाता है, तो आप उसको ज़ीरो वेक्टर कह सकते हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 77 में ये 2-3 डेफिनेशन हैं, तो ये जो हाईलाइटेड की गई हैं, डबल स्टार जिसको हम आइसोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, और उसके बाद बेनेक स्पेस कहता है अगर आपके पास एक्स जो है वो इनकम्प्लीट नॉर्मल स्पेस है, स्पेस इवन देन एक्स स्टार और एक्स डबल स्टार आपके पास बेनेक स्पेस हो सकती है। और नेक्स्ट ये वाला थ्योरम भी आपने एक दफ़ा देख लेना है, बाकी इसकी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लेंथी प्रूफ है इसका। उसके बाद टॉपिक नंबर 78 में ये जो 2 एग्जांपल दी गई हैं, यहाँ से आपने समझने वाली बात ये है कि अगर आपको वो कहता है कि आपके पास टी क्यूब आर पावर 3 से आर स्केयर के ऊपर एक आपको ये फंक्शन देता है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा ना, वो आपके पास 2/1 का आएगा, ठीक है। तो ये देखें, आपके पास फंक्शन था 2/3 का, ये 2 रो और 3 कॉलम थे, उसको हमने मल्टीप्लाई किया है 3 रो और 1 कॉलम से। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3 रो होनी लाजमी है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम के जितने फर्स्ट मैट्रिक्स के जितने कॉलम होते हैं ना, सेकंड मैट्रिक्स के उतनी रो होनी लाजमी है, तभी आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम की रो और सेकंड कॉलम का आपके पास जो आएगा सेकंड मैट्रिक्स का जितने कॉलम होंगे वो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। बाकी 79 में भी ये 2 एग्जांपल हैं, यहाँ पे ये सॉल्व नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बाकी आइसोमॉर्फिज्म की यहाँ पे डेफिनेशन है L1 और L इन्फिनिटी, ये दोनों बाइजेक्टिव हैं। उसके बाद कहता है कि कंप्लीट स्पेस आर कॉल्ड कंप्लीट नॉर्म स्पेस आर कॉल्ड बेनेक स्पेस। तो ये मिड टर्म में हम पढ़ के आ चुके हैं, कंप्लीट नॉर्म स्पेस जो है वो बेनेक स्पेस होती हैं। नेक्स्ट थ्योरम है लेट बी ऑफ एक्स वाई बी अ सेट ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। अब ये आपके पास सेट है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर का, फ्रॉम अ नॉर्म स्पेस एक्स टू अ नॉर्म स्पेस वाई। वो नॉर्म स्पेस एक्स से नॉर्म स्पेस वाई के ऊपर है। तो कहते हैं अगर आपके पास वाई जो है वो बेनेक स्पेस है, तो आपने जो सेट लिया था बी ऑफ एक्स वाई, वो भी आपके पास बेनेक स्पेस होगा। बाकी इसका प्रूफ काफ़ी लेंथी है, इसको छोड़ दें। तो मॉड्यूल 83 में आपके पास फाइनाइट हिल्बर्ट स्पेसेस हैं। तो मीट्रिक स्पेस अ सेट वी डिफाइन स्पेस ऑन इट एज अ सर्टेन प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज आपके पास क्या है, नॉर्म इज़ अ वेक्टर एंड वी डिफाइन नॉर्म ऑन वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो हम नॉर्म को स्पेस डिफाइन करते हैं वेक्टर स्पेस के ऊपर, ये आपने याद रखना है। नॉर्म इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ डिस्टेंस फंक्शन। तो ये दोनों आपके पास MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपने इनको याद रखना है। उसके बाद फिनाइट हिल्बर्ट स्पेस आपके पास क्या चीज़ होती हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो अभी इनर प्रोडक्ट स्पेस को यहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के हवाले से, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए आपके पास ये 4 कंडीशन होनी ज़रूरी हैं, तो इन 4 कंडीशन को आपने याद कर लेना है, ठीक है। ये 4 कंडीशन क्या हैं कि अगर आपके पास एक्स है इनर स्पेस में, तो आपके पास इक्वल होगा 0 के, जब आपके पास ये एक्स इक्वल होगा 0 के, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। तो नेक्स्ट कहता है अगर आपके पास फर्स्ट जो एक्स वाई है, एक्स वाई में फर्स्ट आपके पास एक्स है ना, तो एक्स के साथ कोई भी अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको आप सिंबल पैर ले सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पास सेकंड जो नंबर है y उसके साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको आप बाहर इजीली नहीं लेके जा सकते, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास एक्स वाई यानी कि फर्स्ट आपके पास जो एलिमेंट है वो आपके पास एडिशन में है तो आप इसको लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर प्लस सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है कि आपके पास एक्स वाई इक्वल होगा वाई एक्स के अगर उसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टीज अगर हों तो आप कहते हैं ये आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, या इनको हम इनर स्पेस भी बोलते हैं। उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, क्विज़ के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास सेकंड जो नंबर है उसके साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको बाहर हम कैसे निकाल के आ सकते हैं। तो इसके लिए हमने उसका कंजुगेट लेना है। कंजुगेट लेने के बाद हमें कंजुगेट आपके पास है एक्स वाई का कंजुगेट आपके पास वाई एक्स के इक्वल हो जाता है, क्योंकि सेकंड नंबर आपके पास फर्स्ट नंबर बन जाता है और फर्स्ट नंबर जो कि एक्स है वो आपके पास सेकंड नंबर चला जाएगा। अब यहाँ पे ए फर्स्ट नंबर के साथ आ रहा है ना, तो ए को हम बाहर निकाल सकते हैं। अब कंजुगेट को अलग-अलग कर लिया तो वाई एक्स का कंजुगेट आपके पास सिंपली एक्स वाई का कंजुगेट हो जाएगा। तो सिंपल बात क्या हुई कि आपके पास ये चीज़ आपके पास इसके इक्वल आ गई है। उसके बाद काची शवार्ज इनइक्वालिटी है। तो काची शवार्ज इनइक्वालिटी क्या चीज़ कहती है कि आपके पास दो एलिमेंट हैं एक्स वाई इनर स्पेस में, तो आपके पास एक्स वाई लेस देन आर इक्वल टू होंगे एक्स और वाई का अलग नार्म लें, ठीक है। वो अगर आपके पास एक ही नार्म में है तो दोनों का अलग नार्म लें तो आपके पास लेस देन आर इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ठीक है। इसका सिंपल से प्रूव है, आप इसको देख लें इजीली हो जाएगा। बाकी आपके पास थ्योरम है कि आपके पास अगर इनर स्पेस है कोई भी वी और उसमें आपके पास एक्स जो है वो इस तरह डिफाइन हो तो आपके पास एक इनर स्पेस बनेगी, ठीक है। तो इसकी चारों प्रॉपर्टीज यहाँ पे प्रूव की हुई हैं। उसके बाद यहाँ से आपने याद रखना है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है, अगर आपसे ये पूछे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है तो आप इसको बता सकते हैं कि आपके पास पैरेललोग्राम ला है, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पैरेललोग्राम आप राइट करें तो आपने सिंपल ये वाला ला लिख देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसको भी हम कुछ इसका कुछ नाम है, आगे जाके देखेंगे कि आपके पास इसका क्या नाम आता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास पोलराइजेशन आइडेंटिटी आ जाती है, ठीक है। तो इनको आपने खुद से 2-3 दफ़ा लिखना है ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 88 में आपके पास एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस है नॉर्म स्पेस, ठीक है। आपके पास जो इनर स्पेस होगी ना वो आपके पास ज़रूरी नॉर्म स्पेस होगी, लेकिन नॉर्म स्पेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास इनर स्पेस हो, ठीक है। उसके बाद इफ़ अ स्पेस इज प्रोडक्ट देन इट सेटिस्फाई पैरेललोग्राम, ठीक है। वो अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आपके पास पैरेललोग्राम ला ओबे करेगी, अदरवाइज इट इज़ नॉट एन प्रोडक्ट स्पेस, तो अदरवाइज वो आपके पास प्रोडक्ट स्पेस ही नहीं है। नेक्स्ट इसके लिए यहाँ पे आपके पास एल पी यहाँ पे काउंटर एग्जांपल है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 90 में आपके पास थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है कि थोड़ा सा डिटेल में इसको समझना है कि अगर आपके पास आपके पास कोई भी इनर स्पेस है तो आपके पास कोई भी दो नंबर एक्स एन और वाई एन उसी स्पेस में, अगर एक्स एन आपके पास अप्रोच करे एक्स को और वाई एन आपके पास अप्रोच करे वाई को, तो आपके पास जो इनर स्पेस है एक्स एन वाई एन वो आपके पास अप्रोच कर जाएगी एक्स वाई को, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी देख लेना है, इसका प्रूफ भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो थ्योरम है काची श्वार्ज़ इनइक्वालिटी के हवाले से, तो इस थ्योरम को देखना है कि अगर आपके पास एक्स एन और वाई एन दो काची सीक्वेंस में हों वी में, तो उनका जो इनर स्पेस होगा एक्स एन वाई एन वो भी आपके पास काशी सीक्वेंस होगा उसी फील्ड में। इसकी एग्जांपल आपके पास होगी आर एन सी ए बी एल एन पी एन, ये आपके पास इसकी एग्जांपल आ गई हैं। बाकी ये सिंपल सी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। वही जो हमने इनर स्पेस की प्रॉपर्टी देखी है सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 92 में आपके पास जो पैथागोरियन थ्योरम है वो कहता है कि डॉट प्रोडक्ट आपके पास जो दो वेक्टर हैं ना, दो वेक्टर का आपके पास डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 हो जाएगा। सिमिलरली इन इनर स्पेस इफ़ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका इनर प्रोडक्ट भी आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, दो बहुत ही यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो इनको आपने माइंड में रखना है। उसके बाद कहता है कि अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस हो वी और उसमें कोई भी दो नंबर हो एक्स वाई और एक्स परपेंडिकुलर हो वाई के, ठीक है, एक्स परपेंडिकुलर वाई के, तो आपके पास एक्स वाई का स्केयर आपके पास इक्वल आ जाएगा एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। ठीक है, इसको यहाँ पे इसने प्रूव किया हो कि एक्स वाई होल का स्केयर आपके पास इक्वल होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लाई किया, पहले आपने यहाँ से इस एक्स को लिया और इस एक्स को लिया प्लस इस एक्स को इस वाई को लिया, फिर इस वाई को और इस एक्स को लिया यहाँ पे, फिर इस वाई को और वाई को लिया। ठीक है, एक्स एक्स को आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, वाई वाई को आप लिख सकते हैं ये आपके पास वाई स्क्वायर है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है एक्स वाई, तो ये दोनों आपके पास इक्वल हो जाएंगे 0 के। तो ये दोनों टर्म दरमियान वाली 0 हो गई हैं, तो बाकी आपके पास सिंपल ये चीज़ बच गई है। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म आपके पास नीचे लिखी हुई है। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 93 में आपको कहता है एनी सीक्वेंस एक्स एन ऑफ नॉन जीरो मल्टी ऑर्थोगोनल वेक्टर इन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी इज आपके पास लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। उसके बाद जी आपके पास ये मॉड्यूल नंबर 94 से आपके पास इसकी स्लाइड्स हैं। तो ऑर्थोगोनल सिस्टम के आपके पास एग्जांपल हैं आर एन और आर क्यूब। उसके बाद यहाँ से ये डेफिनेशन एक आपने देखनी है। अ सेट एक्स अल्फ़ा ए आपके पास बिलोंग करता है म्यू से और ऑफ नॉन जीरो वेक्टर इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल सिस्टम इफ़ आपके पास एक्स अल्फ़ा एक्स बीटा आपके पास इक्वल हो जाएंगे डेल्टा अल्फ़ा बीटा के। ठीक है, यहाँ पे क्रॉनिकल डेल्टा यूज़ हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब आपके पास होता है कि डेल्टा अगर आपके पास अल्फ़ा बीटा है ना, तो इसका मतलब ये आपके पास इक्वल होगा 0 के जब आपके पास अल्फ़ा नॉट होगा बीटा के। तो ये आपके पास इक्वल होगा 1 के जब आपके पास अल्फ़ा इक्वल होगा बीटा के। ठीक है, तो ये कैनोनिकल डेल्टा की यहाँ पे ये डेफिनेशन होती है, तो ये यहाँ पे लिखी हुई है आगे। उसके बाद 96 में एक हिल्बर्ट स्पेस का थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है कि लेट x1 x2 अप टू xn बी अ सेट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर v, देन v कंटेन सेट e1 अप टू en सच दैट वो आपके पास ऑर्थोगोनल होंगे, ऑर्थोनॉर्मल होंगे, जनरलाइजेशन बाय स्पेस। तो ये पता नहीं क्या चीज़ लिखी हुई है। तो E1 की आपने यहाँ से डेफिनेशन देख लेनी है कि E y आपके पास E1 इक्वल आ जाएगा x1 और x1 का नॉर्म। ठीक है, इस तरह E2 आपके पास x2 और x2 का नॉर्म आ जाएगा। तो इस तरह सारे आप ये इसकी बेसिस निकाल सकते हैं। उसके बाद 97 में एक थ्योरम है। तो इस थ्योरम के क्या कहता है कि लेट E1 अप टू En बी ऑर्थोनॉर्मल सेट इन अ हिल्बर्ट स्पेस x। तो हिल्बर्ट स्पेस हमने पढ़ी थी कि जो आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है उसकी कंप्लीट फॉर्म आपके पास हिल्बर्ट स्पेस होती है। देन फॉर एनी सीक्वेंस सी के ऑफ स्केलर, तो वो आपके पास सी की आपके पास बिलोंग करेगा एक्स एल स्केयर में, और सी के ई की आपके पास कन्वर्ज करेंगे उसी हिल्बर्ट स्पेस एच में। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। टॉपिक नंबर 98 में कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास ये वाला थ्योरम है एनी फिनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस विद एन इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज़ एन ऑर्थोगोनल बेसिस। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है एक दफ़ा। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 99 में आपके पास ये एग्जांपल्स हैं। तो इन एग्जांपल को आप करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये डिटेल से करवाऊँगा। टॉपिक नंबर 100 में ये एग्जांपल चल रही हैं। 101 में आपके पास एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है? लेट ए बी सब सेट्स ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच, देन ए आपके पास बिलोंग करेगा ए और उसके बाद डबल ये टी उल्टा के निशान है। ठीक है, उसके बाद ए अगर आपके पास बी से बिलोंग करता है तो बी ऑफ टा आपके पास बिलोंग करेगा ए ऑफ टा से। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ आपने यहाँ से पार्टनर प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनको यहाँ से लाजमी या माइंड में रखना है।
उसके बाद मॉड्यूल नंबर 102 में आपके पास एक रिजल्ट है, लेट ए बी आर नॉन एम्प्टी कंप्लीट कन्वेक्स स्पेस ऑफ एन इन अ प्रोडक्ट स्पेस बी। तो एक्स अगर आपके पास वी का एलिमेंट है तो देयर इज एन यूनिक वाई विच इज़ क्लोज इन एक्स। 103 में ये आपके पास एक थ्योरम है, अगर आपके पास ए बी क्रॉस सबसेट हैं किसी भी हिल्बर्ट स्पेस एक्स एच के, तो देन सच दैट ए अगर आपके पास टिल्डा हो बी के तो ए बी आपके पास क्लोज्ड होगा। उसके बाद हिल्बर्ट एडजॉइंट स्पेस के हवाले से डेफिनेशन है। उसके बाद ज़ीरो ऑपरेटर के लिए आपके पास ये कंडीशन होनी ज़रूरी है, ठीक है। ज़ीरो ऑपरेटर की ये 3 कंडीशन आपने यहाँ से लाजमी देखनी है। मॉड्यूल नंबर 106 में भी सेम वही कंडीशन आपके पास कंटिन्यू हो रही हैं विद स्टेरिक प्रॉपर्टी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ आपने देख लेनी है, 4 नहीं 6 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये आपकी एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। मॉड्यूल नंबर 107 में ये आपके पास वही आगे कंटिन्यू हो रहा है, उसको आगे प्रूव कर रहे हैं। मॉड्यूल नंबर 108 में आपके पास एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मॉड्यूल नंबर 111 में ये वाला थ्योरम है, तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट को आपने थोड़ा सा डीपली देखना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर एस एंड टी ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस एच। एक आपके पास हिल्बर्ट स्पेस एक्स है और उसमें आपके पास 2 बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर एस और टी हैं। तो फिर आपके पास सेल्फ एडजॉइंट इफ़ एंड ओनली इफ़ द ऑपरेटर इज़ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव होने का क्या मतलब है कि एस मल्टीप्लाई बाई टी आपके पास इक्वल होना चाहिए टी मल्टीप्लाई बाई एस के। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 112 में भी आपके पास थ्योरम है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर ये आपके पास लास्ट मॉड्यूल है, यूनिटरी ऑपरेटर। तो यूनिटरी ऑपरेटर आपके पास क्या कहते हैं, लेट द ऑपरेटर यू आपके पास एच से एच के ऊपर है और वी बी आपके पास एच से एच के ऊपर यूनिटरी है। तो एच आपके पास हिल्बर्ट स्पेस होगी, तो उसके लिए 4 प्रॉपर्टीज़ होनी ज़रूरी हैं। यू आपके पास आइसोमेट्रिक हो, ठीक है। सेकेंडली यू का मॉड आपके पास इक्वल हो 1 के, ठीक है। थर्डली यू इनवर्स आपके पास इक्वल हो यू स्टेरिक के, और यू वी आपके पास यूनिटरी हो, यू आपके पास नॉर्मल हो। तो यहाँ तक इसके मॉड्यूल थे, तो ये चीज़ें आप कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एग्जांपल और ऑब्जेक्टिव के हवाले से वीडियोस अपलोड करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।